हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि जैव प्रक्रम। हम बात कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में, और सबसे पहले हमने कहा था क्या होते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम वो प्रक्रम होते हैं, वो प्रोसेस होती हैं जो हमें बताते हैं कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। यानी कि जो प्रोसेस लिविंग में पाई जा रही हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। जिसमें से सबसे पहली प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, जिसका नाम है यहाँ पे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में बात की है, और हमने कहा हमने प्लांट में देखा किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। फोटोसिंथेसिस की हमने यहाँ पे बात की है, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि परपोषी पोषण होता है, उसमें किस प्रकार से यहाँ पे पोषण की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है ह्यूमंस का। हमने देखा मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। तो पाचन को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पाचक अंगों के बारे में जानना पड़ेगा, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में आपको समझना है। आपको क्या करना है, जो पाचन तंत्र है वो अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। आपने पाचन तंत्र के बारे में पहले भी पढ़ा है, क्लास 7th में आपके पास डाइजेशन था, डाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा है। आपको जो बेसिक सा आइडिया है डाइजेशन के बारे में वो है। तो हम क्या करेंगे, आज जानेंगे डाइजेशन के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस की। क्या क्या चीजें अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कुछ प्रोसेस पाई जाती हैं जो कि जीवित प्राणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि सांस लेना, जैसे कि उसका पोषण होना, जैसे कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रोसेस है, बहुत सारी हमने यहाँ पे क्या देखे हैं, प्रोसेस देखी है, जो हमने कहा कि किसी लिविंग का कैरेक्टर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि जो लिविंग होता है क्या क्या उनके कैरेक्टर होते हैं। ये आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। अगर आपको यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि जो लिविंग है वो सेल से मिलकर के बना है, तो आपको सेल्स के बारे में सारी जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने जो सेल चैप्टर पढ़ा था, सेल चैप्टर के बारे में आपने देखा, सेल का स्ट्रक्चर आपने देखा, यहाँ पे प्लांट सेल, एनिमल सेल किस प्रकार की होती है वो आपने देखा। ठीक है, हमने कहा डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहा, ये भी किससे रिलेटेड है। आपने सेल जब चैप्टर पढ़ा उसके बाद आपने सेल में कहा कि सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं। तो क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। किसी में हमने कहा सिर्फ एक ही सेल पाई जा रही है, ठीक है, किसी में सिर्फ एक ही सेल है, और कोई ऑर्गेनिज्म है कि उनकी सेल्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी सेल्स है, अनगिनत सेल्स पाई जा रही हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। दो प्रकार का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, आपने कहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों प्रकार के बारे में आपने बात की है। आपको ये भी पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें आप बर्डिंग पढ़ते हैं, आप इसमें क्या पढ़ते हैं, फ्रीजन पढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन आप पढ़ते हैं, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या है, बेसिक्स ही हैं, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं, ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब एक और हेडिंग आपको दिखाई दे रही है, इसमें है ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, यानी कि एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे और उसका यूज करेंगे। तो एनर्जी को ऑब्टेन करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कह रहे थे, न्यूट्रिशन कह रहे थे। ठीक है, एनर्जी को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या कह रहे थे, न्यूट्रिशन कह रहे थे, और इसी न्यूट्रिशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने दो प्रकार के न्यूट्रिशन की बात की है, ये आप जानते हैं। हमने ऑटोट्रॉपिक मोड, यानी कि क्या, स्वपोषी पोषण, और परपोषी पोषण। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। स्वपोषी पोषण में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई गई है वो आपको सारी याद रखनी है। परपोषी पोषण में हमने क्या देखा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे ह्यूमंस का, मनुष्यों का, और उसमें क्या देखेंगे, हम डाइजेशन देखेंगे।
डाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ पे मनुष्य होते हैं उनमें पाचन की प्रक्रिया होती है। तो डाइजेशन के बारे में अभी तक हमने क्या समझा, हमने कहा 2 स्टेप होते हैं इसके। पहले स्टेप में क्या होगा, फिजिकल ब्रेकडाउन होगा, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, केमिकल ब्रेकडाउन होगा। चलिए इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या बात की यहाँ पे, आपको पता है स्वपोषी पोषण की हमने यहाँ पे बात कर दी है। ऑटोट्रॉफी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है आप जानते हैं कि जो भी यहाँ पे क्या है अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पा रहा है, यानी कि स्वयं करने से क्या मतलब है, भोजन का निर्माण स्वयं करने से क्या मतलब है, क्या बात की, हमने कहा कि क्या होता है, इससे मतलब होता है कि जो यहाँ पे रॉ मटेरियल होता है, जो यहाँ पे कच्ची सामग्री है, वो ना तो किसी प्लांट से ऑब्टेन कर रहा है ना ही किसी एनिमल से ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, जो कच्ची सामग्री है कहाँ से प्राप्त हो रही है, ना ही किसी एनिमल से प्राप्त हो रही है ना ही किसी पादप से प्राप्त हो रही है, कहाँ से, जो इन्वायरमेंट है वहां से प्राप्त कर रहा है। ठीक है, कैसे कच्ची सामग्री कहाँ से हो रही है, हमने कहा CO2 कहाँ से है, हमारे इन्वायरमेंट से है। हमने कहा H2O कहाँ से है, नेचर में नेचुरल रूप से यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, हमने कहा क्लोरोफिल कहाँ पे है, पत्ती में प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है। हमने कहा सनलाइट कहाँ से है, सन से यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची सामग्री है, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, वातावरण से ही जो पौधा है वो प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहा है, क्योंकि भोजन तो हम भी स्वयं पकाते हैं। देखिए डिफरेंस है, भोजन पकाना, भोजन पकाना और भोजन का निर्माण करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों, क्योंकि जो कच्ची सामग्री है, यहाँ पे हमने क्या कहा, जो कच्ची सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, या तो वो प्लांट से प्राप्त हो रही है या वो एनिमल से प्राप्त हो रही है। ठीक है, भोजन का निर्माण करने से मतलब है कि यहाँ पे कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त कर रहा है, हमारे वातावरण से प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या है, ये स्वपोषी है। अब हमने कहा कि हम भोजन को पका रहे हैं, लेकिन भोजन को पकाने के लिए जो रॉ मटेरियल था, या तो हमने पादपों से प्राप्त किया या तो हमने जंतुओं से प्राप्त किया। आप सब्जी बना रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, आप खीर बना रहे हैं, आप जो भी चीजें बना रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं खीर का। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं खीर का। खीर में क्या क्या है, चावल है, ठीक है, पानी है, फिर आपने कहा दूध भी इसमें डलता है, चीनी भी इसमें डलती है। तो खीर में क्या है, पानी, हमने कहा ठीक है प्रकृति में है, हम प्रकृति से पानी को ले रहे हैं, लेकिन हमने कहा जो चावल है वो कहाँ से है, वो हम एक प्लांट से ले रहे हैं, पादप से ले रहे हैं। हमने कहा जो मिल्क है, जो दूध है, वो हमने कहाँ से लिया, एक एनिमल से लिया। ठीक है, यानी कि जो खीर बनाने के लिए कच्ची सामग्री थी वो हमने कहाँ से लिया, प्लांट से ली और एनिमल से ली। ठीक है, सेम वही बात किसकी आ जाती है, शुगर की या चीनी की आ जाती है। तो आप ये समझ रहे हैं कि भोजन के निर्माण में और भोजन पकाना, दोनों, भोजन का निर्माण होना और भोजन पकाना, दोनों शब्दों में क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए रॉ मटेरियल के बारे में आप जानते हैं क्या क्या रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, मेन इवेंट्स के बारे में आपको पता है। साथ ही हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की भी बात की थी। एक तो हमारे पास क्या आता है, लाइट रिएक्शन आता है, दूसरा हमारे पास डार्क रिएक्शन आते हैं। ठीक है, अब हमने कहा जो लाइट रिएक्शन है ये कहाँ पे है, थैलाकॉइट में हो रही है। डार्क रिएक्शन कहाँ है, स्ट्रोमा में हो रही है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट है, जबकि यहाँ पे क्या है, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि लाइट रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल है, जबकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है।
हमने कहा क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि लाइट रिएक्शन में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एटीपी के बारे में आपने पढ़ा, एटीपी यहाँ पे बन रही है। डार्क रिएक्शन में हमने क्या कहा, हमने कहा ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पहले लाइट रिएक्शन होगी फिर डार्क रिएक्शन होगी। लाइट रिएक्शन में जो एटीपी यहाँ पे बनी है उसका यूज होता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। आपने डिटेल में देखा है कि ये सारी चीजें हमने कैसे कैसे यहाँ पे स्टडी की थी। चलिए नेक्स्ट हमने पढ़ा है स्टोमेटा के बारे में, यानी कि रंध्र के बारे में। हमने किसके बारे में पढ़ा है, स्टोमेटा के बारे में पढ़ा। हमने कहा ये एक लीफ है हमारे पास, और इस लीफ के सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या बात की थी, लीफ का अपर और लोअर सरफेस होता है, यही हमने बात की थी। हमने कहा था ऊपर क्या है, क्यूटिकल आ गई है, नीचे क्या है, अपर एपिडर्मिस आ गई है, उसके बाद ये क्या आ गई है, पैलिसेड सेल्स आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये गोल गोल इस प्रकार से क्या आ गए हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आ गए हैं, और फिर से क्या होगी यहाँ पे, लोअर एपिडर्मिस इस प्रकार से आएगी। लोअर एपिडर्मिस के नीचे फिर से क्यूटिकल आएगी। क्या है, क्यूटिकल है, अपर एपिडर्मिस है, पैलिसेड सेल है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, फिर से क्या है, लोअर एपिडर्मिस है, और फिर से हमारे पास क्यूटिकल आ गई है। और हमने कहा कि यहाँ पे जो पैलिसेड सेल्स हैं और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, दोनों को हमने क्या कहा, मेसोफिल सेल कहा। ठीक है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, मेसोफिल सेल्स में होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये हमने कहा था। अब हमने कहा कि जो यहाँ पे लोअर सरफेस में जो क्यूटिकल है वो थोड़ा सा यहाँ से टूटी रहती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, गैप होता है इनमें। गैप क्यों होता है, ताकि यहाँ पे क्या है, चीजों का आदान प्रदान हो सके। तो क्या हमने कहा, इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे सरफेस में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा, स्टोमेटा कहा। इस प्रकार से क्या होंगे, स्टोमेटा आ गए हैं। तो स्टोमेटा का डायग्राम हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। इस प्रकार से हमारे पास स्टोमेटा आएगा, ये हो गया है स्टोमेटा। ठीक है, ये ओपन और क्लोज, हमने कहा स्टोमेटा ओपन और क्लोज होगा। ठीक है, और जैसे ही ओपन और क्लोज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा। कौन कौन सी गैसेस, CO2 और O2 क्या होगी, यहाँ पे एक्सचेंज होगी। CO2 कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आएगी। फिर इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है, हमने कहा ये है हमारे गार्ड सेल। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस की हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। गार्ड सेल्स होती हैं। अब गार्ड सेल्स में क्या होगा, अगर पानी अंदर जाता है तो पानी अंदर जाएगा तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाती है, इस प्रकार से बल्ज आउट हो जाते हैं, इस प्रकार से। यानी कि ये इधर को खींचेगा तो ये भी इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा तो ये भी इधर को खींचेगा, और जब यहाँ पे क्या हो जाती है, बल्ज आउट हो जाती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोमेटा बन जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आपको यहाँ पे ये हमने बात की है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 प्रकार का होता है। होलोजोइक हम पढ़ते हैं, सैप्रोट्रॉपिक हम पढ़ते हैं, और पैरासिटिक हम पढ़ते हैं। ठीक है, होलोजोइक में क्या बताया गया है, एनिमल्स टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अमीबा और एनिमल्स। होलोजोइक में क्या होता है कि हम भोजन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन का जो ब्रेक डाउन होता है, देखिए पाचन को हमने क्या कहा था, जब हमने बात की थी डाइजेशन की, तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमने कहा एक रोटी है, रोटी का फिजिकल ब्रेकडाउन हमने किया छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में हमने क्या किया, डिवाइड किया, फिर आपने चबाया, और इस प्रकार से आपने क्या किया, सेमी सॉलिड अवस्था में जो भोजन है वो आ गया है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने भोजन को ग्रहण किया, भोजन को चबाया, तो भोजन का जो ब्रेक डाउन है कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर। हमने मुख में लिया, वहां पे चबाया, वहां पे क्या हुआ, फिजिकल और केमिकल ब्रेक डाउन दोनों हुआ। फिर भोजन फिर से क्या हुआ, हमारे इसोफेगस से स्टमक में गया, और स्टमक में फिर से क्या होता है, वहां पे केमिकल ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार का जो पोषण पाया जाता है वो किसमें, अमीबा और एनिमल में पाया जाता है। अगर बात करें सैप्रोफिटिक की, बात करें अगर सैप्रोफिटिक की, तो हमने कहा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। आपने पढ़ा है मशरूम, मशरूम का एग्जांपल हमने देखा है, आप सबने मशरूम को खाया भी है। कहाँ पे उगते हैं मशरूम, हमने कहा जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वहां पे मशरूम क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, यहाँ पे जो फंगस होती है, फंगस कहाँ पे उगती है, जो
सड़े गले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरासिटिक यानी कि परजीवी। अब सैप्रोफिटिक को हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, जो सैप्रोफिटिक को हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी भी कहते हैं। पैरासिटिक को हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अब परजीवी दो प्रकार के होते हैं, कौन से? एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट, दो प्रकार के पैरासाइट होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमने कहा पैरासाइट लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, एंड डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बताया कि जो पैरासाइट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हमने कहा एंडो और एक्सो। ठीक है, कुछ ऐसे पैरासाइट होंगे जो क्या करेंगे? अपने भोजन को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे। जैसे कि हमने अगर बात की सैप्रोफिटिक की, हमने बात की मृतोपजीवी की, हमने बात की, तो उनमें क्या होता है? अपने भोजन को वो किसी मृत से लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पैरासिटिक की बात करें तो ये अपने भोजन को किसी लिविंग से लेते हैं। अब लिविंग से लेते हैं तो क्या होता है? या तो ये उसकी बॉडी के बाहर रहते हैं या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें एक्सो की, आपने देखा होगा जो हम कहते हैं जूं होती हैं, लिक होती है, क्या होती है? हमारे शरीर से बाहर होती हैं और हमारे शरीर से क्या करती हैं? अपने पोषण को प्राप्त करती हैं। हो गया। अब होती है, अगर हम एंडो की बात करें, आपने देखा होगा कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो हमारे स्टमक में होते हैं। आपने देखा होगा कि पेट में कुछ ऐसे क्या होते हैं? कीड़े होते हैं जो वहां पे क्या करते हैं? अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर जो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एंडो पैरासाइट कहेंगे। बॉडी के बाहर जो होंगे उसे हम क्या कहेंगे? एक्सो पैरासाइट कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है? हमने कहा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? हमने कहा पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन लेता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। अभी तक हमने पोषण के बारे में इतनी बात कर ली है कि आपको ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है वो खुद ब खुद याद हो गई होगी। अब आप क्या कर सकते हैं? अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आपको क्या कहा गया? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं और जो नीले हरे शैवाल होते हैं। देखिए, जो एल्गी होती है, एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। तो एक जीके का क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनता है, जो यहाँ पे एल्गी होती है वो 50% से अधिक क्या करती है? यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में भाग लेती है। यानी कि जो टोटल फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, हमने कहा जो एल्गी होती हैं वो क्या करती हैं? 50% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस किनके द्वारा होता है? एल्गी के द्वारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे क्या आपको बताया गया है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, उनके अलावा अन्य जीव पोषण के विषम पोषी तरीकों का पालन करते हैं। अब आपको ये समझ आ गया, जो ग्रीन प्लांट्स होंगे और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी उनके अलावा सारे ही क्या है? यहाँ पे विषम पोषी हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, 3 भागों में हमने इन्हें विभाजित किया है। कौन कौन से वो 3 टाइप है? हमने कहा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पोषण हम इसे कहेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया है और तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं। जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है वो मशरूम में पाया जाएगा। मशरूम एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन का हमारे पास आया एग्जाम्पल, अमीबा आया है और यहाँ पे ह्यूमंस यानी एनिमल्स का भी एग्जाम्पल आपको दिया गया है। पैरासिटिक के एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये आपका क्या है? होमवर्क है। आपको क्या करना है? जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन किस में पाए जाते हैं ये आपको लर्न करके आना है और ढूंढ करके आना है। आपकी बुक में सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, आपको क्या करना है? पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। क्या कहा गया है इसमें? इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड। ठीक है, जो मृतोपजीवी पोषण पाया जा रहा है वो क्या करते हैं? देखिए, वो क्या होगा इसमें? सैप्रोफिटिक पोषण में जीव भोजन पर पाचक रसों का श्रवण करते हैं। क्या होगा? भोजन है, अभी क्या है? उन्होंने भोजन को ग्रहण नहीं किया है, वो क्या निकालेंगे? डाइजेस्टिव जूस निकालेंगे। ठीक है, क्या होते हैं डाइजेस्टिव जूस? हमारे शरीर में कुछ ऐसे रस निकलते हैं जिन्हें हम पाचक रस कहते हैं। अगर हम यहाँ पे पाचक रसों का एग्जाम्पल ह्यूमंस में देखें, हमने कहा जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में जो पाचक रस का एग्जाम्पल होगा, तो हमने कल बात की थी किसकी? लार की। ठीक है, यानी कि सलाइवा की।
और हमने कहा था सलाइवा में क्या होते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक को हमने कहा था लाइसोजाइम और एक को हमने कहा था सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होगा, पाचन करना होगा, और लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होगा, हमें सुरक्षा प्रदान करना है। कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, जो हानिकारक वहां पे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उनको किल करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या बताया जाता है, द फूड इज डाइजेस्टेड वाइल इट इज स्टिल टू बी इंजेस्टेड, यानी कि भोजन पच जाता है जबकि उसे ग्रहण करना बाकी होता है। देखिए किसकी बात चल रही है, सैप्रोफिटिक की, यानी कि जो मृतोपजीवी होते हैं उनमें क्या होता है, वो जो भोजन है जो शरीर के बाहर है उनमें जो पाचक रस है उसे श्रावित करेंगे। भोजन का पाचन शरीर से बाहर ही हो गया है, ठीक है, उन्हें सिर्फ क्या करना है, उस भोजन को अब ग्रहण करना है। नेक्स्ट आपको बताया गया है द डाइजेस्टेड फूड इज देन इंजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब भोजन का जब पाचन हो गया है तो पचा हुआ भोजन ये क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अपने आप को रिलेट करेंगे किससे, जो मृतोपजीवी होते हैं उनसे रिलेट करेंगे कि वो क्या यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला, हमने कहा ऑल द डीकम्पोजर्स फॉलो द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई ऑल्सो फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहा गया है कि सभी जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक पोषण का पालन करते हैं और घरेलू मक्खी जैसे कुछ कीड़े भी पोषण के इस तरीके का पालन करते हैं। अब हमारे पास एक और शब्द आया है डीकम्पोजर। ठीक है, डीकम्पोजर जिसे हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। क्या होते हैं अपघटक, जो कि क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। किसका अपघटन करेंगे, हमने कहा जैविक कचरे का। और जैविक कचरे के अपघटन करके यहाँ पे क्या बनता है, खाद का निर्माण होता है। खाद का निर्माण होगा तो क्या बनेगा, जो मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए सो क्लास, आज आपने जाना यहाँ पे परपोषी पोषण के बारे में और परपोषी पोषण के प्रकार के बारे में। जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।